गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर के 6th सेमेस्टर की हिस्ट्री की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा इंग्लैंड में उदारवाद का विकास। क्षेत्रफल की दृष्टि से एक छोटा देश होने के बावजूद भी इंग्लैंड ने आधुनिक विश्व की सभ्यता एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्व में सबसे पहले यहाँ पर प्रजातांत्रिक संस्थाओं का उदय और विकास दिखाई देता है। यहाँ जागरण, पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप इस देश में शिक्षा तथा विज्ञान का विकास हुआ। यहाँ कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई। इस देश में अतः आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में हुआ विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे को प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है। अतः इंग्लैंड के इस चहुमुखी विकास में उदारवाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले हम जानेंगे उदारवाद का अर्थ व विशेषताएं। उदारवाद का अर्थ है, अंग्रेजी में इसे लिबरलिज्म कहते हैं और यह शब्द स्पेनिश भाषा के लोस लिबरल्स से हुई और इसका अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता व विकास। इसके लिए सारहोरी ने उदारवाद की परिभाषा कहते हुए कहा है, अति साधारण तौर पर उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा तथा संवैधानिक राज्य का सिद्धांत व व्यवहार है। उदारवाद निश्चित विधियों व नीतियों में विकास तथा इनकी क्रिया को कहते हैं। अतः निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि उदारवाद आधुनिक युग का एक नया चिंतन है जिसमें व्यक्तिवाद तथा प्रजातंत्र दोनों का भाव निहित है। उदारवाद की विशेषताओं में सबसे पहले हम बात करेंगे नागरिक स्वतंत्रता की। उदारवाद नागरिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। दूसरा, उदारवाद राजनीतिक स्वतंत्रता के संबंध में समर्थन करता है। वो कहता है कि व्यक्ति को मत देने, चुनाव लड़ने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। तीसरा, सामाजिक स्वतंत्रता के बारे में उदारवाद कहता है कि राज्य में जन्म, जाति, धर्म, रंग या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में उदारवाद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने, व्यवसाय को चुनने का अधिकार है। वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में उदारवाद इस बात को समझता है कि राज्य का आर्थिक स्थिति को ठीक रखना जरूरी है। प्रशासनिक व भौगोलिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि राज्य का शासन उस राज्य की जनता की भावना और भौगोलिकता के अनुरूप चलाया जाना चाहिए। घरेलू स्वतंत्रता के बारे में उदारवाद घर के वातावरण में सुख व शांति का समर्थन करता है। परिवार को संपत्ति रखने का अधिकार है। विवाह इत्यादि के मामले पर वह परिवार स्वतंत्र हो, लड़के व लड़कियों में कोई अंतर ना हो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में उदारवाद मनुष्य की हर प्रकार की स्वतंत्रता को आवश्यक बताता है, जैसे भाषण देना, जीने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता आदि। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता में उदारवाद का व्यापक दृष्टिकोण है, जिसमें देशों के बीच आपसी तालमेल, समन्वय व सहयोग होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन में उदारवाद कहता है कि ये कर्मिक विकास के सहारे ही आ सकता है। प्रजातंत्र राज्य में स्वतंत्रता व राज्य कहते हैं कि ये एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। उदारवाद के उत्थान के कारण व परिस्थितियां हैं। उदारवाद का सबसे बड़ा कारण है इंग्लैंड की ऐतिहासिक परंपरा। इंग्लैंड में उदारवाद 19वीं शताब्दी में अचानक नहीं आया, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से यह विरासत की परंपरा बन गया। ब्रिटेन के इतिहास का मुख्य पहलू है कि शासक व जनता किसी भी परिवर्तन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं और वो किसी भी विवाद का परिस्थितियों के अनुरूप ही समाधान करना ही सही अर्थों में उदारवाद के विकास और सही कदम कहा जा सकता है। इसलिए इंग्लैंड में ये परंपरा रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी क्रांतियाँ और बड़े बड़े बदलाव दुनिया में सबसे पहले इंग्लैंड में ही आए। स्टुअर्ट वंश ने शासकों पर कई बार निरंकुशता स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके कारण ब्रिटेन में संवैधानिक संघर्ष पैदा हुए। शासक व जनता के बीच अनेक बार टकराव हुए। चार्ल्स प्रथम को फांसी भी दी गई। इसके बाद वहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। यह गणतंत्र अधिकारों व सुविधाओं की दृष्टि से तो ठीक था, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के चलते हुए गणतंत्र 12 वर्ष में समाप्त हो गया। 1660 में फिर राजतंत्र की स्थापना हुई। राजतंत्र के स्थापित होने के बाद शासक व जनता संबंधों में सुधार नहीं आया, जिससे ब्रिटेन को एक बड़े परिवर्तन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि ब्रिटेन में निरंकुश सत्ता अधिक समय तक नहीं चल सकती। 1688 की क्रांति आई और बड़ा बदलाव आया।
इस राजनीतिक बदलाव के तहत शासक को गद्दी छोड़नी पड़ी। लोगों ने अपनी इच्छा व आवश्यकता के अनुरूप सीमित राजतंत्र की स्थापना कर दी। यह घटना गौरवमयी क्रांति के नाम से जानी जाती है। वास्तव में यह क्रांति संसद व राज्य में शक्ति संतुलन को लेकर चले आ रहे संघर्ष का अंत था। इसके बाद राजनीतिक दलों का विकास। इंग्लैंड में राजनीतिक बदलाव के साथ राजनीतिक दलों का भी विकास हुआ। इस विकास में ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली स्थापित हो गई। इन दो दलों के अतिरिक्त वहाँ कुछ और भी दल थे, लेकिन उनकी भूमिका विशेष नहीं थी। दोनों दल ब्रिटेन की जनता के बड़े वर्ग का समर्थन पाने में सफल थे। दोनों दलों के बीच वैचारिक मतभेद ही एक दूसरे के से लगातार अलग कर रहे थे। इनकी ब्रिटेन की जनता ने भी उन्हें बारी बारी सत्ता में आने के लिए उन्हें मत दिया और इंग्लैंड में तनाव भी नहीं आया और मानव की स्वतंत्रता का विकास भी होता चला गया। सुधारों की प्रक्रिया जारी रही। इसके बाद पुनर्जागरण व धर्म सुधार आंदोलन हुए। ब्रिटेन में धर्म, अंधविश्वास, कट्टरता, शक्तियों व दुरुपयोग तथा विशेष वर्ग के हितों का संरक्षक बन चुका था। पुनर्जागरण के आंदोलन के कारण लोगों में तर्क की भावना का विकास हुआ। लोग यह समझने में सफल रहे कि भविष्य के बारे में सोचने से पहले वर्तमान का अच्छा होना जरूरी है तथा धर्म की संकीर्णता का त्याग ही मानव के कल्याण का रास्ता है। इन विचारों के आगे वहाँ धर्म सुधार आंदोलनों के सुधारकों ने रखा। फलतः ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट वर्ग के लोगों की संख्या अधिक हो गई और वहाँ शेक्सपियर ने अपना साहित्य भी उदारवाद, तर्कशीलता तथा शासन में प्रजा की हिस्सेदारी के पक्ष में प्रस्तुत किया और वहाँ छापे खाने का आविष्कार हुआ और आम लोगों में धर्म सुधार आंदोलन ने लोगों के मन में प्रेरणा की चिंगारी डाल दी थी और बड़े बदलाव का कारण थी। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की भी भूमिका पड़ी। ब्रिटेन में जहाँ आंतरिक अवस्था में परिवर्तन भी करवट ले रहा था, उसके चारों ओर की गतिविधियां भी उसे प्रभावित कर रही थी। 1776 से 1783 के अमेरिका में ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसमें ब्रिटेन को पराजित होकर वहां अपने औपनिवेशिक अधिकार त्यागने पड़े। फ्रांस में निरंकुश तंत्र के विरुद्ध क्रांति हुई, जिसके तहत लोगों ने नागरिक अधिकार प्राप्त किए, बल्कि शासक को भी मृत्युदंड दिया। कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं ऐसी हुई जिसका इंग्लैंड के परिवर्तन के आंदोलन में प्रभाव पड़ा। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन। जहां राजनीतिक दृष्टि से ब्रिटेन में लगातार उदारवाद के पक्ष में वातावरण बन रहा था, वहां कृषि क्रांति व औद्योगिक क्रांति ने लोगों के जीवन स्तर में बदलाव ला दिया। अब जन सामान्य की भूखे मरने की स्थिति नहीं रही तथा अब समाज के लगभग सभी वर्ग 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही शिक्षा का महत्व समझने लगे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने शासन में भागीदारी, अपने अधिकार व कर्तव्यों के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। अब जनता इस बात के लिए जागरूक हो गई थी कि राजनीति व सरकार पर दबाव कैसे बनाया जा सकता है। इसके बाद सीमित लोकतंत्र। ब्रिटेन में लोकतंत्रीय व्यवस्था की जड़ें काफ़ी गहरी हैं, परंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 1832 के सुधार अधिनियम से पहले यह काफ़ी दोषपूर्ण थी। 1688 के बाद राजतंत्र कमजोर अवश्य हुआ, लेकिन संसद भी इतनी सक्षम नहीं थी कि हर प्रकार के निर्णय ले सके। इसके अतिरिक्त मात्र 5% लोगों को मताधिकार था। नए नए नगरों की भूमिका नगण्य थी। कुलीन वर्ग का संसद के दोनों सदनों में वर्चस्व था और साधारण व्यक्ति को महत्व नहीं मिल रहा था और उन्हें कोई वेतन भी नहीं मिलता था। इन्हीं खामियों के चलते ये कल्पना कैसे की जा सकती थी कि वहाँ लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल होगा। इन दोनों के प्रति समाज का बौद्धिक वर्ग जागरूक था और उन्होंने विभिन्न वर्गों के लोगों के सामने ये विचार रखे, जिसके कारण इन दोषों को दूर किया और जिसके परिणाम सकारात्मक रहे। संसदीय सुधारों की मांग। उदारवाद का उत्थान अचानक नहीं हुआ, बल्कि 19वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन में भी कुछ सुधार के प्रयास हुए जिन्हें जनता ने स्वीकार किया। इन सुधारों के मुद्दे को जॉन लॉक, बोलिंगब्रोक, डेराबथ जैसे सुधारकों ने 1688 ईस्वी में क्रांति के बाद तत्काल उठना शुरू कर दिया था। शुरू में इनको महत्व नहीं दिया गया, परंतु बाद में उसकी व्यवस्था की मजबूरी बन गई। इसी कारण विपक्षी पार्टी के सदस्यों ने उन्हें विशेष महत्व दिया और विभिन्न क्षेत्रों तथा वर्गों के लोगों को संसद में संतुलित प्रतिनिधित्व देने की बात 1760 में बड़े पीठ के द्वारा उठाई और इस विचार का समर्थन बिल्किन के द्वारा भी किया गया। धीरे धीरे 20% संसद सदस्यों ने इस विचार को स्वीकार किया कि वहाँ आम जनता का उसमें संसद में सुधार हों और संवैधानिक सुधार में आम आदमी को भी उसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। 1815 ईस्वी के बाद के सुधारों के पक्ष में वातावरण
नेपोलियन के पतन 1815 की वीना कांग्रेस के बाद ब्रिटेन की आंतरिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आया, जिसके कारण विभिन्न तरह के राजनीतिक सुधार करना मजबूरी हो गई। 1815 ईस्वी में ब्रिटेन में एक जनसभा हुई, इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन था हाउस ऑफ कॉमन्स, निचले सदन का प्रतिनिधित्व, दोनों की संख्या संतुलन बनाने की बात रखी। 1816 में भी ये मांग उठी कि ऊपरी सदन के सदस्यों की संख्या निचले से कम होनी चाहिए ताकि जनता के प्रतिनिधियों के निर्णयों को निरस्त न किया जा सके। तो इसमें भी सुधार किया गया और ये भी सुधारवादी व्यक्तियों ने उनका स्थान ले लिया। 1831 के संसद में सुधारों में से संबंधित एक बिल प्रस्ताव किया पास हुआ, जो वास्तव में 1832 के सुधारों का मसौदा था। इसके बाद उदारवाद का विकास होता है। ब्रिटेन में उदारवाद का विकास अचानक पैदा हुई प्रक्रिया नहीं, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न हुई परिपक्वता को कहा जा सकता है। वर्तमान में ब्रिटेन की लोकतंत्रीय परंपरा तथा सामाजिक विकास संबंधी धाराएं विश्व में बहुत अधिक सम्मान रखती हैं। इन सभी आदर्शों का विकास 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, तब 20वीं शताब्दी तक के कल्याणकारी राज्य के आदर्श के रूप में अपनी पहचान बना पाया। उदारवाद के विकास को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो संसदीय सुधार था लोकतंत्रीय विकास। प्रथम अगर हम बात करें, धीरे धीरे जनता व राजनीतिक व्यवस्था के संतुलित तालमेल ने वहाँ के लोकतंत्रीय विकास को हर प्रकार से आगे बढ़ाया। इसमें प्रथम सुधार अधिनियम 1832 का सुधार अधिनियम ब्रिटेन के इतिहास में एक मील का पत्थर है। ये सुधारवादी प्रक्रिया की शुरुआत थी और इसने ब्रिटेन में 1830 में टोरी पार्टी की बजाय विग पार्टी की सत्ता आई और नए प्रधानमंत्री अर्ल ऑफ ग्रे को सुधारों की कड़ी में मार्च 1831 से जून 1831 को सफलता नहीं मिली और वहाँ प्रस्ताव पास किया गया कि यह 116 के विरुद्ध 151 मतों से पास हो गया। इसमें कुल 82 धाराएं थी जिनका संबंध संसद, चुनाव, प्रशासन व समाज से था। इसके प्रमुख वर्णन है, सबसे पहले इसमें जो 82 धाराएं थी उसमें पहली है मताधिकार संबंधी कानून। ये मताधिकार छीनने के बारे में पास की गई जो धाराएं थी, जिन नगरों की आबादी 2000 से कम थी उनका कोई भी प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष हाउस ऑफ कॉमन्स में नहीं जाएगा। 2000 से 4000 की आबादी वाले नगर से अब केवल एक प्रतिनिधि निचले सदन में जाएगा। विशेष नगर जिसमें प्रतिनिधियों की संख्या 3 से 5000 पर एक प्रतिनिधि के अनुपात से अधिक थी, उसमें भी इसी अनुपात में कमी कर 56 सीटें खाली कर दी गई। इस तरह कुल 142 सीटों की इस अधिनियम के तहत खाली किया गया। मताधिकार संबंधी धाराओं की अगर बात आई तो उसमें मताधिकार के लिए वंशीय आधार पर स्थापित परंपराओं को बंद कर नई योग्यताएं रखी गई, जिनको पूरे देश में लागू किया गया। जो व्यक्ति 10 पाउंड वार्षिक के किराए के मकान में रहता है या फिर इतनी ही संपत्ति के मकान का मालिक है, उसे मताधिकार दे दिया गया। काउंटीज में 40 शिलिंग वार्षिक लगान देने वाले भूस्वामी, 10 पाउंड किराया देने वाले कृषक तथा 50 पाउंड किराया देने वाले साधारण मजदूरों को, पट्टेदारों को भी मताधिकार दिया गया। सीटों के पुनर्विभाजन संबंधी कानून की बात आई तो इसमें 142 सीटों को खाली किया गया था। इनमें काउंटीज कहा गया है। उनके लिए पहले निर्धारित 94 सीटों में से 65 और जोड़कर उनकी संख्या 159 कर दी गई। कृषि क्रांति व औद्योगिक क्रांति के कारण नए जो नगर उभर करके आए थे उन्हें मताधिकार नहीं था। यहाँ 22 बड़े नगरों को और 2-2 सीटें छोटे नगरों को, एक सीट यानी 64 सीटें नए नगरों को दी गई। स्कॉटलैंड के विभिन्न नगरों को 8 सीटें दी गई। आयरलैंड के प्रतिनिधित्व के लिए उन्हें 5 सीटें दी गई। चुनाव व्यवस्था संबंधी सुधार हुए। इनमें मतदाताओं के रिकॉर्ड को रखने के लिए रजिस्टर बनाया। मतदाताओं की योग्यताओं के लिए एक कमेटी बनाई गई। चुनाव लड़ने के लिए कुछ आदर्श नियम बनाए गए। प्रथम सुधार आंदोलन का महत्व था। प्रथम सुधार आंदोलन ने प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विकास को जिस तरह से आगे बढ़ाया वही इसका गुणकारी पक्ष है। इस अधिनियम ने परंपरागत कुलीन वर्ग के महत्व को कम किया और मध्य वर्ग को भी इसने महत्व दिया। ब्रिटेन में नए औद्योगिक नगर तेजी से विकसित हो रहे थे, अब उनको भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल गया था। इसी अधिनियम से संसद के दोनों सदनों में जारी वर्चस्व को स्पष्ट कर दिया गया। ब्रिटेन के राजनीतिक दलों ने स्वरूप व कार्यप्रणाली में बदलाव आ गया था। अब उनमें उनके नए स्वरूप में सुधारवादी लोगों का महत्व बढ़ गया था। और भी कई प्रकार के थे। अब
इन सुधारों में मजदूरों की जो अनदेखी की गई थी, अब वे भी आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। सुधारों की कड़ी में शुरुआत थी और एक नए युग की शुरुआत थी। इसके दोष थे। इसे इस सुधार नियम ने एक और तो प्रगतिवादी दृष्टि दी, लेकिन इसमें कुछ दोष भी थे। दोष थे जैसे मताधिकार की दृष्टि से अधिनियम बहुत सीमित था। औसतन 24 व्यक्तियों में से एक अपनी बात कह पाता था। इसमें मजदूरों, निम्न मध्यवर्गीय परिवारों को महत्व नहीं दिया गया था। ये विभिन्न क्षेत्रों के बीच शक्ति संतुलन का प्रयास तो था, लेकिन उत्तरी ब्रिटेन की तुलना में प्रभुत्व के लिए ज़्यादा था। यह अनुपात 65:35 का था। कुलीनों की शक्ति को अचानक समाप्त करने का प्रयास किया गया, जिससे गृहयुद्ध का वातावरण बन गया था और इस अधिनियम में भ्रष्टाचार को रोकने में मात्र आंशिक सफलताएं मिली थी। दूसरा सुधार आंदोलन था, जिसकी मुख्य धाराएं थी नगरों में रहने वाले उन सभी नागरिकों जो मकान के मालिक हैं, चाहे उनका कितना भी आकार छोटा क्यों न हो, को वोट का अधिकार दे दिया गया। नगरों में किराए में रहने वाले उन लोगों को वोट का अधिकार दिया गया जो वार्षिक 10 पाउंड किराया देता हो। गांव में रहने वाले वे नागरिक जो सरकार को 12 पाउंड वार्षिक लगान देते हैं, उनको वोट का अधिकार दिया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि संबंध में कृषक चाहे भूमि का मालिक स्थायी या अस्थायी हो। ब्रिटेन में पुराने नगरों की जनसंख्या 10,000 से कम थी एवं वे संसद में प्राप्त प्रतिनिधि भेजते थे। ये अधिकार वापस ले गया और संसद द्वारा जब तीसरा था तृतीय सुधार अधिनियम 1884 से 1885 में द्वितीय सुधार आंदोलन पास हुआ और इसमें ब्रिटेन में लोकतंत्रीय परंपरा का विकास जारी रहा। आंदोलन की मुख्य धाराएं थी, अधिनियम की जो मुख्य धाराएं थी उनमें मताधिकार का विस्तार किया गया, जिसके तहत गांव व शहरों में रहने वाला वह नागरिक जिसका अपना मकान है मतदाता स्वीकार किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में 10 पाउंड का किराया देने वाले अथवा इतनी मूल्य की संपत्ति के मालिक को भी अधिकार दे दिया गया। इन दोनों के अतिरिक्त जो व्यक्ति ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कार्य करते हैं उन्हें सेवा के आधार पर मतदाता बनाया गया। ये सारी अधिनियम की घटनाएं आयरलैंड व स्कॉटलैंड पर भी समान रूप से लागू मानी गई। 15,000 से कम जनसंख्या वाले नगर को संसद में अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार वापस ले लेगा। पूरे ब्रिटेन को जनसंख्या के आधार पर समान चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया गया। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए एक समिति बनाई गई। गुप्त मतदान प्रणाली को सारे देश में लागू किया गया। 20वीं सदी के सुधार आंदोलन हुए और उसमें 1911 का अधिनियम पास हुआ। 1911 के अधिनियम में धन बिल के संदर्भ में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियां कम कर दी गई और निचले सदन द्वारा पास बिल को 1 माह तक रोका जा सकता था। इस अवधि के बाद उसे स्वयं पास मान लिया जाएगा। साधारण बिल भी निचले सदन द्वारा 3 बार पास किया जाए तो ऊपरी सदन उस बिल को अस्वीकृत नहीं कर सकता था। प्रथम बार पास किया गया बिल ऊपरी सदन 2 बरस तक रोक सकता था। हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निचले सदन का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया, पहले यह 7 वर्ष का था। संसद के सदस्यों के लिए 400 पाउंड वार्षिक वेतन की व्यवस्था भी इसमें की गई थी। 1918 का अधिनियम आया और अधिनियम ने लोकतंत्र के विकास व दोनों सदनों के संबंधों को स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया। इसमें था 1918 का अधिनियम में था पुरुष मतदाता के लिए संपत्ति की सीमा त्याग कर न्यूनतम योग्यता 21 वर्ष कर दी गई। मतदाता किसी भी चुनाव क्षेत्र में निवास कम से कम 6 मास होना चाहिए। 30 वर्ष की आयु से अधिक की स्त्रियां भी चुनाव में भाग लेने की हकदार कही गई। एक नागरिक को एक ही स्थान पर वोट देने का अधिकार दिया गया। संसद के निचले सदन के लिए स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स व इंग्लैंड की जनसंख्या के अनुपात में से सदस्य संख्या निर्धारित की गई। यह 670 से बढ़ाकर 707 हो गई। सारे देश में चुनाव एक दिन में करवाने की बात रखी गई। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि ये अधिनियम उदारवाद व लोकतंत्र के आदर्श स्थापित करने में महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद 1928 का अधिनियम आया और इसमें जो प्रयास किया, इस अधिनियम में स्त्री व पुरुष का भेदभाव समाप्त करके दोनों को हर प्रकार से समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए और न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रख दी गई। मजदूरों व कृषकों का यह वर्ग जिनके पास आवास की सुविधा नहीं थी, किराए वाला मकान भी नहीं था और अन्य किसी पर आश्रित थे, उन्हें भी मत का अधिकार दे दिया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सुधार 1832 में शुरू हुए वो लोकतंत्र की स्थापना के लिए वो 1928 ईस्वी तक आते आते स्त्री, पुरुष, मालिक, नौकर, विभिन्न क्षेत्रों के बीच का अंतर समाप्त कर व्यापक मताधिकार प्रणाली की शुरुआत ने सही लोकतंत्र को वहाँ पर स्थापित कर दिया। इसकी स्थापना के बाद
उदारवादी विचारधारा अपने चरम बिंदु पर पहुंच गई। धन्यवाद।